Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the types of ethnography. In our previous session we have talked about what is ethnography and how it is derived from and how it is related to the inner world and the outer world. So in this video we're gonna talk about the type of ethnography based upon the culture and based upon their cultural attitude. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ इथनोग्राफी को लेकर। हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी इथनोग्राफी के बारे में, उसके बेसिक डिटेल के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम इसमें बात करेंगे आपकी टाइप ऑफ इथनोग्राफी। तो जब हम टाइप ऑफ इथनोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो इथनोग्राफी के बेसिकली टू टाइप होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। नाउ मैक्रो इथनोग्राफी क्या होती है? मैक्रो इथनोग्राफी होती है स्टडी ऑफ ब्रॉडली डिफाइंड कल्चर। जैसे कि कोई भी ब्रॉडली डिफाइंड कल्चर होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करें इंडिया में राइट नाउ, तो सबसे ब्रॉडली डिफाइंड कल्चर क्या है आपका? हिंदू, राइट। तो अगर मैं मैक्रो इथनोग्राफी के बारे में बात करता हूं, दैट मीन मैं हिंदू रिलीजन या फिर हिंदू सोसाइटी के बारे में स्टडी करूंगा। वो कैसे रहते हैं, क्या उनके कल्चर हैं, क्या उनके एथिक्स हैं, क्या उनके पर्सपेक्टिव हैं, वो किस किस तरह से कहाँ से उनकी व्हाट यू कैन से कहाँ से उनके लिंक जुड़े हुए हैं, कहाँ से वो बॉर्न हुए हैं, किस हिसाब से उनकी जो कह सकते हैं एक आपका हिस्ट्री के बारे में उसमें पूरा रिसर्च करूंगा, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं मैक्रो इथनोग्राफी के बारे में बात करता हूँ तो नैरोली डिफाइंड कल्चर। तो नैरोली डिफाइंड कल्चर में से अगर मैं यहाँ पर इंडिया में बात करूँ तो जो माइनॉरिटी होती है, माइनॉरिटी, राइट। तो जो भी आपकी सोसाइटी माइनॉरिटी से रिलेटेड होगी वो आपकी मैक्रो इथनोग्राफी में होगी। चाहे वो अब यहाँ पर आप मुस्लिम्स कह लीजिए या फिर आप सिख्स कह लीजिए, राइट। तो जो भी आपकी माइनॉरिटी से रिलेटेड होगी, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या कह रहेगी? आपकी माइक्रो इथनोग्राफी। अगर मैं पूरे वर्ल्ड को लेके चलूं तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में क्या है? सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन लोग हैं, राइट। तो जो क्रिश्चियन सोसाइटी है वो सबसे ज्यादा है, तो जो मैक्रो इथनोग्राफी होगी वो क्रिश्चियन में आ जाएगा। और अगर मैं हिंदू देखूंगा तो हिंदू आपके एशिया में ही थोड़े बहुत हैं, बेसिकली वो कहाँ पर है? आपके इंडिया में। तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड से लेकर चलूंगा तो हिंदू क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, आपके माइक्रो इथनोग्राफी में होगा। तो बेसिकली इन जनरल कि आप कोई भी कल्चर जब आप ब्रॉडली जो कि काफी बड़ा फैला हुआ है उसको लेकर स्टडी करते हैं तो आपका मैक्रो इथनोग्राफी होता है। और कोई भी कल्चर जो बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटा है, राइट। जैसे इसलिए कहते हैं जैसे ट्रिबल पीपल होते हैं, उनका कल्चर होता है उन्हीं में, जैसे जो एक कबीला होता है उसके अराउंड ही वो होता है, राइट। ज्यादा ज्यादा 40 या 50 लोग, मैक्सिमम 100 या 500 लोग, उससे ज्यादा वो नहीं फैला हुआ होता है, राइट। तो ऐसी चीजों को आप पढ़ने के लिए वहां जाके रिसर्च करते हैं कि उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आउटर वर्ल्ड पे और आउटर वर्ल्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन पर, राइट। तो अगर मैं बात करूं इथनोग्राफी की तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो और माइक्रो। नाउ अगर मैं बेसिक्स की बात करूं पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, तो दो तरह से हमने डिवाइड कर रखा है, जैसे कि एमिक पर्सपेक्टिव और एटिक पर्सपेक्टिव। नाउ अब एमिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? नाउ जब कोई भी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, किसका? उस ट्राइबल पीपल का या फिर उस सोसाइटी का जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, वो मेंबर ऑफ द गिवन कल्चर वो कैसे बाहर के वर्ल्ड को दिखता है। कि लाइक जैसे ये आपका ट्राइबल पीपल है, राइट, और ये वर्ल्ड है, राइट, या फिर अदर सोसाइटी। तो ट्रिबल पीपल कैसे वर्ल्ड को देखते हैं, दैट इज उनका पर्सपेक्टिव। कि जैसे वो कहते हैं कि बाहर वाले लोग ऐसे हैं, बाहर वाले लोग इस तरह से काम करते हैं, बाहर वाले लोग इस तरह से सीखते हैं, हमारे कल्चर में ये चीज नहीं मानते हैं। तो वो जो उनका पर्सपेक्टिव कहलाता है विद इन द सोसाइटी, दैट इज एमिक पर्सपेक्टिव। एटिक्स पर्सपेक्टिव क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रिबल पीपल को, लोगों को कैसे देखता है, राइट। दैट इज कोई भी आउटसाइडर वो उस सोसाइटी को कैसे परसीव करता है, कैसे उनके बिहेवियर को परसीव करता है और उसको वो कैसे कल्चरल से रिलेटेड करता है, दैट इज योर एथिक्स पर्सपेक्टिव, राइट। कई बार गाइस पूछा गया है आपके एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन एमिक और एटिक, तो यहाँ पर मैंने एमिक और एटिक के डिफरेंस भी दे रखा है। 6 मार्क्स के अराउंड ये पूछा गया है, काफी बार पूछा जा चुका है। इथनोग्राफी की अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये 2016 में पूछी गई है, 2015 में भी,
और रिसेंटली 2018 में भी पूछी जा चुकी है 6 to 10 मार्क्स में। तो गाइज अगर आप देखोगे तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देख रखी है तो प्लीज गो थ्रू करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट नाउ डिफरेंस बिटवीन एमिक एंड नेटिक, ये आपका 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है। राइट नाउ एमिक क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो एक नेटिव का पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि विद इन द सोसाइटी के अंदर कि हम लोग आपस में कैसे रह रहे हैं, दैट इज सोसाइटी का अंदर का पर्सपेक्टिव। एटिक पर्सपेक्टिव वो होता है जैसे कोई वर्ल्ड में या फिर कोई भी रिसर्चर गया है उस सोसाइटी पे उनके कल्चरल को जानने के लिए, दैट इज आप यहाँ पर लिख लीजिए आउटसाइडर, ताकि आपको ना इजली रहे समझने में, और यहाँ पर इनसाइडर। राइट तो एटिक क्या पर्सपेक्टिव होता है कि एक जो रिसर्चर गया है उनके कल्चर को जानने के लिए, उनके फिनोमिना, उनके बिहेवियर को जानने के लिए, उसका जो पर्सपेक्टिव कहलाता है वो आपका एटिक पर्सपेक्टिव कहलाता है। जब भी हम स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होती है, आपकी विद इन द सिस्टम की होती है। राइट जैसे आप इनसाइडर होगा, एमिक होगा, क्योंकि हम इनसाइड ही हैं कल्चर सोसाइटी में, तो विद इन द सिस्टम स्टडी होगी। लेकिन जब हम एटिक की बात करते हैं तो वो कोई भी रिसर्चर जब जा रहा है आउटसाइडर, तो वो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम से स्टडी करेगा कि वो वर्ल्ड को कैसे, वर्ल्ड के नजरिए से वो जो पर्टिकुलर सोसाइटी है वो कैसे बिहेव कर रही है। राइट यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इनसाइडर होता है तो लोकल वर्जन, और ये आपका ग्लोबल वर्जन होता है। राइट दैट इज एक्सटर्नल। पर्सपेक्टिव में ट्रांसलेशन यहाँ पर रहता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रहता है। सिंपल एज दैट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम पूरी कल्चरल की बात करते हैं एमिक पर्सपेक्टिव में। राइट कि उनका कल्चर से रिलेटेड क्या है, किस हिसाब से है। अगर एक सोसाइटी की बात करें तो अगर हम हिंदू हैं सारे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारा एक कल्चरल है, जैसे श्री राम है और भी जो देवी देवता हैं उन सबको लेकर हम कल्चर। लेकिन एटिक पर्सपेक्टिव क्या होगा, सपोज करिए कि आउटसाइडर या फिर आप कह सकते हैं कि फॉरेन जो लोग होते हैं वो हमें कैसे नजरिए से देखते हैं, कि अगर ये हिंदू हैं तो इनकी हाउ मेनी पॉपुलेशन दे है, इनका जो कल्चर है वो किस, आप कह सकते हैं किस हिसाब से आगे बढ़ता है, उनके कल्चर में क्या क्या चीजें हैं, वो एनालिटिकल देखेंगे कि अच्छा इनका कल्चर इतना इतना है। राइट जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा क्रिश्चियन, फिर आप देखोगे मुस्लिम लोग भी पाए जाते हैं। हिंदू अगर आप देखोगे काफी नीचे आ जाते हैं, लेकिन एज ए कल्चरल में आप देखे जाए अब काफी ज्यादा लोगों को नॉलेज हो गई है, जैसे कि संस्कृत से और जो चीजें हमारे मैथमेटिक्स ने जो फैलाई है उससे काफी ज्यादा लोगों को हेल्प मिली है। तो एनालिटिकल एक जो पर्सपेक्टिव होता है वो आपका क्या कहलाता है, एथिक में। यहाँ पर आप अपने मेंटल स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो कि इनसाइडर होगा वो आपका मेंटल स्ट्रक्चर देखेगा कि कैसे आप मेंटली बिहेव करते हैं। यहाँ पर जब हम ग्लोबल वर्जन से या फिर आउटसाइडर आपका देख रहा है तो आपको बिहेवियर को, स्ट्रक्चर को देखेगा कि आप लोग कल्चर के साथ साथ क्या बिहेव, किस हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर हमारे बिहेवियर से कैसे डिफरेंट है। राइट कि जैसे वो क्या कच्चा खाना खा रहे हैं, बातचीत कैसे कर रहे हैं, उनके फीलिंग कैसी है, वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। ये सारा किस में आ जाएगा, आपका बिहेवियर स्ट्रक्चर में। यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ एक ही, आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में गए हो, वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के ही अंदर रिसर्चर है। यहाँ जो होता है तो आप क्या कर सकते हैं, जो रिसर्चर के थ्रू अगर आप देखोगे तो वो इसने इस ट्रिबल पीपल को स्टडी करा, देन वो जो दूसरे ट्रिबल पीपल हैं जो उधर रहते हैं, फिर उसने उन ट्रिबल पीपल को स्टडी करा, देन वो कहीं और गया नोमैड पीपल को स्टडी करा। राइट तो इससे क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को स्टडी करता है आपका एटिक पर्सपेक्टिव में। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पता ही है फ्रॉम इनसाइड, एंड ये होती है आपकी फ्रॉम द आउटसाइड। तो आप एज ए समेशन अगर आप देखोगे काफी ज्यादा यहाँ से आपको नॉलेज प्लस आपको मैटर मिल गया है। ये मैंने बिल्कुल, अगर आप कहोगे तो ये मैंने आपको बिल्कुल की पॉइंट्स लिखवाए हैं। राइट इन की पॉइंट्सों को आपको क्या करना है, इलेबरेट कर देना है। टोटल आई थिंक आपके 7 to 8 हैं, इनको आप इलेबरेट करोगे पॉइंट्स के अंदर, या फिर आप जैसे भी लिखोगे अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में, तो काफी ज्यादा आपको रिच मटेरियल मिल जाएगा एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।